Hey everyone! So I have created my new playlist of political science, and in that I'm going to cover the subject political theory, and if possible I'll try to cover the subject political thought as well. Okay, and hoping that you all will like it. And yeah, without wasting any more time, let's get started. So today we are going to read about legislature. So legislature is one of the organ of government. गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, अनदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी. तो दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो आज हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग लेजिस्लेचर हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि लेजिस्लेचर आया कैसे था. तो एक पीरियड था स्टेट ऑफ नेचर का पीरियड. तब क्या हुआ करता था, एक किंग हुआ करता था एंड उसके पास सारी पावर्स हुआ करती थी. मतलब वो लॉ बनाएगा भी, लॉ को इम्प्लीमेंट भी करेगा और लॉ के ऊपर चेक भी रखेगा. तो ऑफकोर्स हमको पता है कि अगर एक ही पर्सन के पास सारी पावर्स है तो वो ऑटोक्रेटिक बनने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है ना. तो हम नहीं चाहते थे कि एक पर्सन जो है वो ऑटोक्रेटिक बने. तो इसलिए हमने क्या करा, हमने कहा कि ये जो वर्क है इसको डिवाइड कर दो और किन से पार्ट्स को डिवाइड कर दो. मतलब हमने बोला कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा एंड द जुडिशरी विल चेक ऑन द लॉज. मतलब वो चेक करेगा लॉज. ठीक है. तो ऐसे आया हमारा लेजिस्लेचर. सो अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट वन इज़ लेजिस, जिसका मतलब होता है लॉ. लेजिस मतलब होता है लॉ. एंड अनदर वन इज़ लेचर, जिसका मतलब होता है प्लेस. तो अगर ओवरऑल लेजिस्लेचर का अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहाँ पे लॉ बनता है. और वी कैन से दैट लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है. जहाँ पे लॉ बनते हैं. तो ये होता है हमारा लेजिस्लेचर का मीनिंग. अब हम देखते हैं लेजिस्लेचर की ऑर्गेनाइजेशंस. सो लेजिस्लेचर की दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है. फर्स्ट वन इज़ बाई कैमरल एंड अनदर वन इज़ यूनिकैमरल. बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल. तो ये दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो हम सबसे पहले बाई कैमरल के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे. एंड ऑफ कोर्स जो बाई कैमरल के डीमेरिट्स होंगे वो ही यूनिकैमरलिज्म के मेरिट्स बन जाएंगे, और जो बाई कैमरलिज्म के मेरिट्स होंगे वो यूनिकैमरलिज्म के डीमेरिट्स बन जाएंगे. बात एक ही है. सो बाई कैमरलिज्म के मेरिट्स देखने से पहले हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं. तो बाई कैमरलिज्म का अगर हम मीनिंग देखें तो बाय मतलब होता है टू एंड कैमरलिज्म मतलब होता है हाउस. तो अगर हम इसका ओवरऑल मीनिंग देखें तो वो होता है लेजिस्लेचर विथ टू हाउसेस. ओके. ये होता है हमारा बाय कैमरलिज्म का मीनिंग. अब मतलब लेजिस्लेचर के पास दो हाउस होते हैं. अब दो हाउस होते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ मेरिट्स तो होते ही होंगे. तो अब हम उन्हीं मेरिट्स को डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज और हम देखेंगे कि क्या मेरिट्स होते हैं दो हाउस होने के. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेक ऑन इल कंसिडर्ड एंड हैस्टी डिसीजंस. हमारे पास दो हाउस होते हैं बाई कैमरलिज्म में. तो सपोज़ करो फर्स्ट हाउस से जो है बिल पास करते टाइम कुछ मिस्टेक रह गई या उसने कुछ जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया. तो हमारे पास हमेशा बाई कैमरलिज्म में सेकंड हाउस होता है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए और वो जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया है उसको चेक करने के लिए कि ये सही है भी या नहीं. ओके. अगर वो सही होगा डिसीजन तभी वो आगे जो है बिल पास करेगा और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके फिर वो बिल पास करेगा. तो इसलिए बाई कैमरलिज्म का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सेकंड हाउस होता है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए. सो सेकंड पॉइंट आता है हमारा लेसन द बर्डन ऑन फर्स्ट हाउस. दो हाउस के होने से क्या होता है, फर्स्ट हाउस पे बर्डन कम हो जाता है. नहीं तो अगर सपोज़ करो एक सिंगल हाउस है तो उस पर सारा बर्डन आ जाता है, सारा वर्क का प्रेशर आ जाता है. तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, अपनी पूरी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभा नहीं पाता है. क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना तो एकदम माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाता. तो चांसेस हो सकते हैं कि कुछ मिस्टेक रह जाए. तो इसलिए अगर दो हाउस होंगे तो फर्स्ट हाउस पे जो है बर्डन कम हो जाएगा और जो बर्डन है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस दोनों पे. तो एक सिंगल हाउस पे जो है बर्डन नहीं रहेगा. सो थर्ड पॉइंट आता है हमारा इट हेल्प्स टू कीप चेक ऑन डेस्पोटिज्म ऑफ द फर्स्ट हाउस. बाय
बायकैमरलिज्म में हमारे पास 2 हाउस होते हैं, तो सेकंड हाउस क्या करता है, एक चेक रखता है फर्स्ट हाउस के ऊपर कि कहीं वो डेस्पोटिक तो नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर सपोज करो एक सिंगल हाउस होगा तो उसके पास सारी अथॉरिटी होगी, और सारी अथॉरिटी होगी तो चांसेस है कि वो ऑटोक्रेटिक बन जाए। और अगर 2 हाउस होंगे तो सारी अथॉरिटी ओनली फर्स्ट हाउस के पास नहीं रहेगी, अथॉरिटी जो है वो डिवाइड हो जाएगी फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस के बीच में। तो कम चांसेस होते हैं फर्स्ट हाउस के कि वो ऑटोक्रेटिक बने। ओके, तो इसलिए सेकंड हाउस क्या हेल्प करता है कि वो चेक करता है कि कहीं फर्स्ट हाउस डिस्पोटिक नहीं बन रहा है। और डिस्पोटिक से मेरा मतलब है कि कहीं उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी तो नहीं आ रही, उस अथॉरिटी के कारण कहीं वो ऑटोक्रेटिक तो नहीं बन रहा। So that is what despotic means or despotism means. Now the fourth point is it helps in maintenance of federation. अब पहले हम फेडरेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो दो फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पार्ट्स होती है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और सेंटर के बीच में पार्ट्स डिवाइडेड होती है। वेयर एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर होती है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, मतलब वो ओनली सेंटर के पास ही होती है। तो ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, डिवीजन ऑफ पावर्स, उसको मेंटेन रखने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में बायकैमरलिज्म हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, पावर्स का डिवीजन होता है बिटवीन द फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो ये क्या करता है बायकैमरलिज्म, ये फेडरलिज्म यानी डिवीजन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। सो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, 2 हाउसेस रिफ्लेक्ट ओपिनियन बेटर देन 1 हाउस। मतलब 2 हाउसेस जो है ज़्यादा अच्छे से पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं रादर देन 1 हाउस। तो सपोज करो फर्स्ट हाउस जो है उसको पहले ही चूज़ कर लिया गया और वो पब्लिक ओपिनियन के साथ हारमनी में नहीं चल पा रहा है, तालमेल में नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो वो जो सेकंड हाउस होगा जिसको एक डिफरेंट टाइम पे चूज़ किया जाएगा, वो क्या कर सकता है, इस डिफैक्ट को रिमूव कर सकता है और वो पब्लिक ओपिनियन के साथ हारमनी में चल सकता है। तो यही एक फ़ायदा होता है बायकैमरलिज्म का, ये भी एक फ़ायदा होता है बायकैमरलिज्म का कि 2 हाउसेस जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ बायकैमरलिज्म। वैसे तो अगर आप 5 पॉइंट्स भी लिखते हो एग्ज़ाम में और इनको एक्सप्लेन करते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ, बट फिर भी आपको अगर और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस ये शो करते हैं कि बायकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है रादर देन यूनिकैमरलिज्म। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस की केस स्टडी देखते हो तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि बायकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और भी कई ऐसे एग्जांपल्स है जहाँ पे बायकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। एंड अनदर मेरिट ऑफ बायकैमरलिज्म इज़ आपके पास 2 हाउसेस होते हैं बायकैमरलिज्म में, तो एक हाउस जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यूज़ आ सकता है। तो ये भी एक जो है मेरिट है बायकैमरलिज्म का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, and to get more videos like this subscribe to my YouTube channel, and yeah, don't forget to hit the bell icon. So that's it for today, and in the next video we will see the merits of unicameralism. Till then, take care, bye bye.